बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बोला हमला। कहा मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा ही है कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस ने जवाब, ये घोषणा पत्र किसके लिए जारी किया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा तुष्टीकरण की राजनीति पर जवाब दे राहुल गांधी। विभाजनकारी राजनीति कर रही है कांग्रेस, मुस्लिम लीग के आगे झुके राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचारियों का सच लाई सामने। कई कंपनियों ने बीजेपी को दिया करोड़ों का चंदा। खिचड़ी घोटाले में उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर से पूछताछ। ईडी दफ्तर में कीर्तिकर से घोटाले को लेकर सवाल जवाब। ईडी ने अमोल कीर्तिकर को पूछताछ के लिए दिया था नोटिस। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी में विजय कुमार का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कई नेताओं ने भी थामा बीजेपी का दामन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भरी हुंकार। कहा 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रैली में लगी केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो। राहुल गांधी के साथ लगी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो। कार्यकर्ताओं ने मंच से हटाई फोटो। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं मांसाहारी नहीं हूं, मेरे बारे में फैलाई जा रही आधारहीन अफवाह, मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं। चुनाव प्रचार के दौरान माधवी ने ओवैसी के आरोपों पर तीखा जवाब दिया है। माधवी ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले ओवैसी खुद अपने धर्म का भी भला नहीं करते। माधवी ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले ओवैसी ने खुद अपने धर्म का भी भला नहीं किया। ओवैसी और उसके गुर्गों ने हैदराबाद में मस्जिद, मदरसों और वक्फ की जमीनों पर कब्जा करवाया है। हैदराबाद शहर में इस बार पार्टियों के बीच नहीं, सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है। ये टक्कर कोई बड़ा टक्कर नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसे कई सारे सच थे जो देश के सामने और हमारे हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने आया नहीं है। ये सच और झूठ की लड़ाई है। जिस प्रकार से वो ऐसे कई सारे दंगे फसाद कर ये सिर्फ बाबरी मस्जिद का नाम लेते हुए, ज्ञानवापी का नाम लेते हुए वैसे मुसलमानों को भी भड़काया, उन्होंने हिंदुओं को भी भड़काया है। लेकिन खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका हाथ था कई मस्जिद तोड़ने में और कई वक्फ बोर्ड के जब्त करने में लैंड्स। अब जब ये सारे सच्चाई बाहर आ जाएंगे और आ रहे हैं हमारे तरफ से, ये कोई टक्कर ऐसी मुकाबला नहीं है जहाँ पे वोट्स और वोट्स की बराबरी है। ये झूठी और सच्चाई की बराबर ये लड़ाई है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा बड़ा जंग है जिसके लिए इतना डरना भी चाहिए। हैदराबाद की सीमाओं से निकलकर माधवी की पहचान कैसे पूरे देश में हो रही है, इसकी वजह समझने के लिए हमें उनके नाम को जानना होगा। हैदराबाद में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान है। शिक्षा और सोशल वेलफेयर की कई ट्रस्ट में काम करती हैं माधवी। हिंदुत्व को लेकर बेहद आक्रामक रहती हैं माधवी लता। सनातन संस्कृति की ध्वज वाहक के तौर पर पहचान स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माधवी की सार्वजनिक रूप से तारीफ की है। माधवी न केवल ओवैसी को राजनीतिक रूप से चुनौती दे रही हैं, बल्कि ओवैसी की सियासत पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। माधवी का दावा है कि ओवैसी ने हमेशा बांटने की राजनीति की है, जिसे अब जनता ने नकारने का मन बना लिया है। अकबरुद्दीन इसके पहले कहे थे कि हम तो सिर्फ जितने भी कम करोड़ समझ रहे लोग हम हैं, आप 15 मिनट दे दीजिए और 15 मिनट में हम सारे हिंदू जितने भी हैं, हम मुसलमान बस है ख़त्म करने के लिए। तो इस प्रकार के बातें बुज़दिल लोग करते हैं साहब। आप भी तो बताइए, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई ऐसे बात कर सकता है? सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, जो अगर मुसलमान है
तो पूर्ण तरह से इस्लाम को नहीं समझते हैं तब भी इस प्रकार बात करते हैं, या वो जो बुज़दिल से सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर इसको मारेंगे उसको मारेंगे कहते हैं, वही बोल सकते हैं। सच्चा नेता लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, लोगों को साथ लेकर जाने की बात करते हैं। हैदराबाद शहर AIMIM का गढ़ माना जाता है। इसी शहर पर राजनीतिक रूप से इसी पार्टी का सिक्का चलता है। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ओवैसी के विधायक और निगम पार्षद चुने जाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी इस किले को ढहाने के लिए माधवी लता के रूप में अपना तुरुक्का इक्का चल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदाताओं को, मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। ये अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपने मित्र के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं, लेकिन जो सच है वो कहना पड़ेगा। मुझे इस बात का भी दुख है कि राजकारण में कभी भी परिवार को नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन जो पूरा घोटाला जिस तरीके से हुआ है उसमें मुझे अपने मित्र के परिवार के लोगों का जिक्र करना पड़ सकता है, पड़ रहा है। इसका मुझे सुख नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि दुख है। और ये जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत। संजय राउत जी खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं। उनको अच्छा नहीं लगेगा मैं उनकी बेटी या भाई के बारे में बोलूंगा तो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वो पतरा घोटाले में, पतरा चाल घोटाले में पकड़े गए तो पाया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे रिश्वत ली है, किसी बिल्डर से पैसे लिया। पत्नी को नहीं लाना चाहिए था इस पूरे घोटाले में, लेकिन उन्होंने किया था। और ये जो घोटाला हुआ है इसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे, भाई के नाम पे और उनका जो पार्टनर है उस पार्टनर के नाम पे पैसे लिए। ये मैं आपको पूरा शीट आपके साथ शेयर करूंगा। एक कंपनी है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, जिसमें राजीव सालुंखे और सुजीत पाटकर वगैरह हैं जो संजय राउत के पार्टनर माने जाते हैं। उस कंपनी को 6,37,00,000 रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था कोविड के जमाने में। और इस कंपनी से संजय राउत के परिवार ने और उनके मित्रों ने 1 करोड़ रुपए दलाली के तौर पे लिए। वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसका ब्रांच है परेल ईस्ट में, इस बैंक के खाता नंबर 00311 नहीं, फिर से 003110100001615, इस खाते से उनकी बेटी, जो बेचारी बेगुनाह है, उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, उसको पता भी नहीं होगा कि सह्याद्री रिफ्रेशमेंट क्या है। उसने शायद सालुंखे को कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन एमबीए और इंडिया अलायंस के जो पूरे संयोजक बनते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे संजय राउत जी ने अपनी बेटी, जिसका नाम है विदिता संजय राउत, उसके नाम पे चेक से रिश्वत ली है। पहली रिश्वत है 29 मई 2020, यानी 2020 में 29 मई को 3,50,000 रुपए का पेमेंट आता है विदिता के अकाउंट में। 26 जून 2020 को 5 लाख का पेमेंट आता है
7 अगस्त 2020 को 1,25,000 का आता है उस अकाउंट में